हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का जूनियर स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को मॉडल पेपर विज्ञान का हल बताने जा रहा हूं। आप इसे देखें और इससे लाभान्वित हैं। मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कौन सा आंसर होगा कौन सा आंसर नहीं होगा। चलिए मैं लेता हूं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो चाल का भी मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हम पहला का टिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 मेरा इसका आंसर होगा, क्योंकि चाल का भी मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें टिक करते हैं। त्वरण का अलग होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विस्थापन का D होगा, दूरी मीटर होगा। तो इस तरह से सब देखते हैं, अलग अलग होगा। तो ये इसका पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसमें कंफ्यूज कर सकते हो स्टूडेंट। इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि इसमें विस्थापन होगा या वेग होगा। तो विस्थापन होता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, वो विस्थापन होता है। तो ये न्यूनतम दूरी के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो वह ये वेग होगा। तो वेग हुआ बी में दिया हुआ, तो इसको हम बी में टिक कर देते हैं, बी में क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग का SI मात्रक क्या है। तो वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये डी में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर डी में टिक करते हैं। ये डी मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, डी में, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं। तो वो यंत्र जो है वो ऑडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर से स्पीड पता चलता है, लेकिन ऑडोमीटर से जो है दूरी पता चलता है। थर्मामीटर से तो ताप मापते हैं। तो ये ऑडोमीटर होगा, इसका ए में आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसको ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये, हाँ, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो। यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। तो पिंड का संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, तो एम, इसका द्रव्यमान गुना वेग यानी कि एम गुना भी होता है। एम गुना भी ये होता है एम भी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसका वे इस द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, तो दुगुना दो एम और फिर गुना वेग को आधा कर दिया जाए, वेग आधा हो जाए तो b/2। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो एम भी ही प्राप्त होता है, एम भी ही मिलता है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वेग को आधा कर दिया जाए और द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो इसका आंसर बी में होगा, वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होगा। जैसे ट्रेन का द्रव्यमान अधिक होता है तो ट्रेन का जड़त्व अधिक होगा, कार का जड़त्व कम होगा। उसी तरह 6 kg वाले का जड़त्व कम होगा, 34 kg वाले का अधिक होगा। तो यहाँ पर ए का 6 है, बी का 34 है, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। तो इसको बी में टिक कर दिए, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, क्योंकि अगर द्रव्यमान कम है, बी का द्रव्यमान अधिक है, तो बी का अधिक होगा जड़त्व। न्यूटन गति के किस नियम से कोई जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम क्या कहा जाता है, क्योंकि उसी से देखते हैं कि जड़त्व का परिभाषा जो है, और न्यूटन गति के प्रथम नियम देखते हैं कि कोई वस्तु स्थिर तो स्थिर ही रहना चाहता है, या एक सरल रेखा में गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी संतुलित बल कार्य नहीं करे। तो जड़त्व भी यही बताता है कि किसी वस्तु के अपनी स्थिति बनाए रहने की को जो है सो जड़त्व के गुण को जड़त्व कहते हैं। तो ये न्यूटन गति का प्रथम नियम बताता है हमको। पहला आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट में जो है सो चंचू लगा हुआ था, जिससे धुआं पीछे की ओर तेज़ी से फेंकता है और उससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो ये हमारा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सी में आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे देखते हैं, ये 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? इसमें यह है कि भार दिया हुआ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करना। तो 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार जो है चंद्रमा पर क्या होगा, इसमें देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसको हमको कैसे हल कर सकते हैं इसमें? तो भार क्या होता है? एक्चुअली भार जो होता है वो वह बल है जिसे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो भार को हम लोग F बराबर ma भी कहते हैं, F बराबर ma कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। और इस स्थिति में द्रव्यमान जो है सो हमारा 60 kg है। तो 60 kg यहाँ पर kg 60 kg और गुना द्रव्यमान इसका है 60 kg और त्वरण ए है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 लगाते हैं यहाँ पर हम। तो मीटर प्रति सेकंड तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में हमको दिक्कत हो रही है, नहीं लिखा था। तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसको बोल दे रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है, यहाँ पर प्राप्त होता है 60 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 60 गुना 100 600 हो जाएगा, सॉरी 600 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 600 बना देते हैं इसको, यानी कि 600 ऐसे। फिर से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होता है बराबर, हम लोग देखते हैं कि बल का जो है क्या है, जिसे पृथ्वी अपने गुरुत्व की ओर खींचता है, यानी F बराबर ma होता है। तो इस फार्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर m मेरा हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो गया 60 kg। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 kg गुना ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 600 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 600 प्राप्त हो जाएगा 600 kg मीटर, सॉरी kg 600 kg 600 kg, या फिर मिस्टेक हो गया, 600 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, पर kg लिखा गया। ये इसको हम कटिंग कर देते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे लिखेंगे 600 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो 600 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी 600 न्यूटन हो गया। तो ये हो गया 600 न्यूटन। अब यहाँ न्यूटन इसको हम परिवर्तित कर दिए 600 न्यूटन। अब यहाँ पर कहता है कि 660 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो चंद्रमा पर जो है सो भार उसका 1/6 गुना हो जाता है। तो 600 न्यूटन 600 किलोमीटर, तो 600 न्यूटन को हम लोग कितना से भागा देंगे? 6 से भाग दे देंगे। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ये प्राप्त हो जाएगा मेरा। और ये 100 न्यूटन जो है सो मेरा दिया हुआ है सी में, तो सी में आंसर लगाते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो है सो मेरा प्राप्त होगा ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग लिखते हैं G बराबर F बराबर, इसको लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के लिए F बराबर
जी जो कि स्थिरांक है, और m1 m2 बटे डी स्क्वायर, दूरी के स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। ये तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है हमको कि उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण के दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया है। तो अगर दूरी का आधा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा यहाँ पर जी m1 m2 बटे डी बटे 2 स्क्वायर, डी बटे 2 स्क्वायर। तो आगे इसको हल करेंगे तो ये हमारे 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना बढ़ जाएगा। आगे जब इसको हल करेंगे तो ये हमको इस तरह पर प्राप्त हो जाएगा, जी m1 m2 और ये जो है 2 दूनी 4 गुना 4 बटे 2 4 बटे डी, ये प्राप्त होगा डी, 4 बटे डी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 4 गुना हो जाता है। तो ये हम इसको लगाएंगे 4 गुना, तो ए में दिया ऑप्शन, तो इसका ये हो जाएगा 10वां का ए। आते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ध्वनि तीनों माध्यम में गमन करती है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किस का उदाहरण है? तो वायु में ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंग की उदाहरण है। तो इसका आंसर दिया हुआ है, तो इसको हम ए में टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मानव श्रवण की श्रव्य प्रकाश की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो निचली आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज ने दिया है, तो उसको हम अगर बदलेंगे तो किलो हर्ज में बदल सकते हैं। तो 20 किलो हर्ज हो जाएगा। तो ये ए में दिया हुआ आंसर, तो 20 किलो हर्ज KHz। तो ये इसका आंसर ये होगा। जो विभिन्न पदार्थों के कणों का सवता मिलना क्या कहलाता है? तो ये दो पदार्थों का सवता मिलना जो है विसरण कहलाता है। परासरण हम इसको नहीं कर सकते हैं। परासरण में क्या होता है कि एक माध्यम कम सांद्रता वाले से माध्यम से अधिक सांद्रता वाले माध्यम की ओर जो है तरल का प्रवाह जो होता है, तो उसको हम लोग परासरण कहते हैं। तो ये परासरण नहीं होगा बल्कि विसरण होगा। तो विसरण में हम लगा देते हैं आंसर। संघनन, वाष्प का जमना और ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का बिना गैसीय अवस्था में बिना तरल द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसमें मेरा उत्तर जो है सो विसरण ही होगा, विसरण बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक जो है सो 0 डिग्री सी होता है, मगर 0 डिग्री सी यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन 273.16 के 273.16 के दिया हुआ। तो यही जो है के 273.16 के है केल्विन, यही आंसर होगा। और 273.16 डिग्री सी नहीं है, गलत हो जाएगा। तो 273.16 के यही आंसर होगा, सी में दिया हुआ आंसर। इसको लगाएंगे ठीक, क्योंकि 0 डिग्री है और 0 डिग्री सी है, 273.16 के ये बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो सबसे अधिक संपीड़ित गैस को किया जा सकता है। तो इसमें दिया हुआ है एक हाइड्रोजन गैस ही दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस को हम टिक करते हैं। हम ठोस को नहीं कर सकते, आसानी से संपीड़ित कर ही नहीं सकते। तेल को द्रव है, जल भी द्रव है, गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं अधिक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो यहाँ पर लोहा तत्व है, जल एक यौगिक है, तांबा भी तत्व है, पीतल जो है वो है मिश्रण है, मिश्रित पदार्थ है, तांबा जस्ता और कॉपर से मिलकर बना है। जल जो है यौगिक का उदाहरण, तो हम जल को H2O जल। उसके बाद पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल जो है तो पहले भी बता चुके हम कि जिंक
तांबा तथा जस्ते का मिश्रण है। ये ए में दिया हुआ इसका आंसर ऑप्शन, तो हम ए में मारते हैं, इसका आंसर ए में क्लिक करते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण भोजन का पचना है। मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ पिघलना, तो भोजन का पाचन ही होगा जो रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना ये भी भौतिक परिवर्तन। उसको हम चाहेंगे चुंबक से तो फिर लोहे के चूर्ण को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र जो है सो Na2O होगा। इसको जब हम लोग लिखते हैं, संकेत जो पहले लिखते हैं हम लोग प्रतीक लिखते हैं, उसके बाद जो दोनों में जो है सो पावर जो ऊपर में दिया, और ऋणात्मक और धनात्मक पावर, तो सोडियम के एक होता है, ऑक्सीजन के एक का अदला बदली करके जब हम लिखते हैं, ऑक्सीजन के 2 होता है, तो Na2O का Na के बदले में बगल में और Na का O के बगल में, तो Na का +1 होता है, Na पर पावर +1 होता है, ये एक आयन, O पर 2 माइनस, ये 2 माइनस होता है, -2 माइनस में होता है 2, तो इसका और इसमें लिखेंगे अदला बदली करेंगे तो Na2O हो जाता है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं? तो जल का H2O, मतलब कि H2O जल H2O, ये इसको हम लोग देखते हैं, तो H2O जल का ये होगी 2 गुना 1 + 16, 2 गुना 1 + 16, यानी कि दोनों जोड़ करके 2 + 16 बना 18, 2 + 1 = 18, 16 = 18, तो ये 18 ग्राम जो होता है 1 मोल होता है, तो 36 ग्राम कितना होगा? तो 2 मोल होगा। 18 दूनी 36, तो 2 मोल बी में टिक करते हैं। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? C2H2 का मोलर द्रव्यमान देखते हैं क्या होगा। C2H2, तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा देखते हैं। C2H2, इसको 2 गुना C का है 12 दूनी 12 + 2 गुना 1, ये उसके बाद 24 जोड़ 2 1 2, यानी कि 26, तो ये इसका 26 यूनिट 26 हो जाएगा, तो मोलर द्रव्यमान जो है 26 हो जाएगा। जो कि उत्तर दिया हुआ इसमें, तो मोलर द्रव्यमान इसका 26 हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो J.J. थॉमसन ने की थी, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, तो बी में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही परमाणु संख्या भी होता है। अगर उदासीन परमाणु लें तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना होता है उतना ही उसका परमाणु संख्या भी होगा, तो ये 11 होगा। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, और उसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमको परमाणु संख्या पूछा है, इसलिए 11 होगा। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन से परमाणुओं के समान नहीं होंगे? तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो लिखने का, थोड़ा सा लिखने में इसमें कुछ हुआ है गड़बड़ी, लेकिन पूछने का मकसद ये है कि कौन सा तत्व जो है सो इसमें नहीं पाए जाते हैं। लिखने का इसका मकसद ये है कि कौन से तत्व, कौन से परमाणु, कौन से कण जो है परमाणु में, कौन सा जो कण जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कौन किसमें भिन्नता पाई जाती है? तो न्यूट्रॉन में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु संख्या बराबर होती है, इसलिए उसको आवर्त सारणी के एक ही स्थान में रखा गया, इसलिए उसको समस्थानिक कहा गया। तो इसमें आंसर न्यूट्रॉन होगा। निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है? तो अमीबा जो है सो एक कोशिक जीव का उदाहरण है, तो सी में दिया है, उसको सी में हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं 27।
लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी का गोल्जी उपकरण ये करता है। तो सी में दिया हुआ, तो सी में हम इसको टिक करते हैं। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ये पहले बता चुके थे क्वेश्चन के बारे में आप वहाँ पर। तो कोशिका परासरण किसी पारगम्य झिल्ली से होकर के पदार्थों का आना जाना जो है ये परासरण का उदाहरण है। तो ये परासरण लिखेंगे हम, सी में है। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है विभाज्योतक पाया जाता है, जिसको हम लोग शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। तो यहाँ पर केवल विभाज्योतक दिया हुआ है, तो हम विभाज्योतक में टिक करेंगे। तो ए में है, तो ये ए में टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के तरल आवर्ती भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं या इसको प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ प्लाज्मा लिखा है तो प्लाज्मा लिखेंगे। प्लाज्मा बी में है, इसको बी में हम टिक करेंगे। अगला नंबर है 31। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तो हम सी में इसको टिक करेंगे, सी में दिया हुआ है सी। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल ऐसा फसल जिसको कि ये ठंडे मौसम के शुरुआत में बोया जाता है और गर्मी का आते आते काट लिया जाता है, वो रबी कहते हैं उसको। अक्टूबर नवंबर में उसको बोया जाता है और फरवरी मार्च में उसका फसल तैयार हो जाता है। तो ये चना होगा, इसमें चना में टिक लगाते हैं डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसमें सर्वाधिक मूलभूत लक्षण कोशिका होता है, जिसे हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं कोशिका, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव बांटते हैं इस तरह से। तो वर्गीकरण का उसका कोशिका संरचना सी में दिया हो, तो सी में हम टिक लगाते हैं यहाँ पर। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? उभयचर मीन्स जो दो जगह रहे, ब्रायोफाइटा। इंग्लिश में बड़ा शब्द बना लिया जाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायो मतलब दो जगह रहने वाला। तो ये इसका पादप वर्ग का जो है सो ब्रायोफाइटा जो है ये उभयचर कहलाता है इसका, जिसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। ये बी में। अगला क्वेश्चन, व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? व्हेल तो एक मछली, इसको हम लोग मछली के रूप में जानते हैं, लेकिन ये जो है स्तनपायी है। इसमें स्तनपायी की तरह के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको हम स्तनपायी के वर्ग में रखते हैं। 4 कोष्ठक इसके हृदय में पाए जाते हैं, तो ये स्तनपायी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णन के लिए कौन गैस उत्तरदायी? तो वैश्विक उष्णन के लिए जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड ए में दिया हुआ, तो ए में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल प्रदूषण से जो है सो फेफड़े संबंधी रोग नहीं होंगे। फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से नहीं होंगे। बाकी ये तो ये हम इसमें टिक लगाते हैं डी में इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक कहते हैं। तो असंक्रामक रोग जो है यहाँ पर रतौंधी है, जो असंक्रामक रोग नहीं है। तो बी में है, तो बी में लगाते हैं, ठीक करते हैं। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? तो दीर्घकालिक रोग उसको कहते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलता है या फिर जो जीवन पर्यंत रह जाता है, उस रोग को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी जो जीवन पर्यंत रह जाता है, तो हम डी में टिक करेंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो है मोनेरा वर्ग में आता है, तो बी में है, तो हम यहाँ पर बी को टिक करते हैं। और उम्मीद है कि आप मेरे ये जो मैंने विश्लेषण किया आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। आप मेरे वीडियो को जो है सो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, और हमारे चैनल जुनैद स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं 10वीं क्लास का भी डालता रहा हूँ, और आगे 10वीं क्लास से आगे भी मैं जो है सो कंपटीशन के जो है सो मैथ के ट्रिक्स डालता हूँ इसमें। तो आप इसको जो है सो देखते रहें, और तब तक के लिए फिर धन्यवाद।